हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट की फास्ट चैप्टर की फास्ट पोएम उसमें जो सारे क्वेश्चंस है उसको समझेंगे और साथ साथ उसका आंसर क्या होगा देखेंगे। ये देखो चैप्टर के नीचे दिया गया है, ये टोटल 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में फिर 3 क्वेश्चंस है और साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो ये सब का आंसर देखते हैं और साथ साथ कुछ MCQ क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जिससे हम इस पोएम को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की धूल क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से व्हाट हैज चेंज्ड हिज मूड, पोएट क्या बोल रहे हैं, क्या चेंज कर दिया है उनके मूड को, यानी पोएट के मूड को। तीसरा क्वेश्चन है हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ है। पहला क्वेश्चन था बर्फ की धूल क्या है, आंसर देखो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल उसको कहते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी दाना होते हैं स्नो की या फ्लेक्स की। फ्लेक्स भी स्नो का एक पार्ट है, छोटे छोटे पतले पतले जब बर्फ़ होते हैं उसको फ्लेक्स कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन था व्हाट डज द पोएट से व्हाट हैज चेंज्ड हिज मूड, पोएट क्या बोल रहे हैं, क्या बदल दिया है उनके मूड को, यानी मेंटल स्टेट को। तो उसका आंसर ये लिखा है, देखो द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, मतलब फौरन जो गिर पड़ा ऊपर से, यानी बारिश हुआ बर्फ की धूल उनके सर के ऊपर, ये चेंज कर दिया पोएट की मूड को। और ये तीसरा क्वेश्चन था इसमें हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ है। जवाब ये रहा, देखो द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, पहले पोएट का जो मूड था वो सैड में था, दुख में था, वो एक हैप्पी मूड में तब्दील हो गया। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे, उनका मेंटल स्टेट रिफ्रेश हो गया, ताज़ा हो उठा और वो चाहे बाकी जो समय रहा उस दिन का उसको ठीक से एंजॉय कर सके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, पूछ रहा है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, यानी कैसे पोएट फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम में नेचर को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी प्रकृति को दिखा रहे हैं। और क्या लिखा है, देखो द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, नीचे दिए गए क्वेश्चंस तुम्हें मदद कर सकता है एक सही आंसर ढूंढ निकलने में। नीचे क्या दिया है, देखो ये रहा सेक्शन 1, इसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन है। ये रहा सेक्शन 2, इसमें 3 या नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन है। और यह रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन है। तो चले सबको देखते हैं एक एक करके। बेस क्वेश्चन में एक सवाल है, ये था हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर को कैसे प्रेजेंट किए हैं अपने पोएम में। उसका जवाब ये रहा, देखो फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट प्रेजेंट कर रहे हैं नेचर को एक अलग से तरीके में अपनी पोएम में। अब आ जाते हैं सेक्शन 1 में, इसमें 3 क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, वो क्या क्या बर्ड है जिनका नेम लिया गया है पोएम में। दूसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स, क्या तुम ये सोचते हो कि पोएम में अक्सर क्रो का नाम लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, वो कौन सा इमेज तुम्हारे माइंड में आता है जब तुम क्रो के बारे में सोचते हो या बात करते हो। तो चलिए एक एक का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन था वो कौन सी चिड़िया यानी बर्ड्स है जिनको नॉर्मली उनका नाम लिया जाता है पोएम में, यानी लिखा जाता है। आंसर ये रहा, देखो लिखा है जनरली पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज व्हिच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़, नॉर्मली ये होता है पोएट लोग उन सारे चिड़िया और दरख्त का नाम लेते हैं जो अपनी ब्यूटी और गुड क्वालिटीज़ के लिए जाने जाते हैं।
like peacock, parrot, cuckoo, मैना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। और उन सारे ट्री का मेंशन करते हैं अपने पोएम में जो खूबसूरत फूल और फलों से भरा हुआ होता है। बट हियर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन ए टोटली डिफरेंट अप्रोच। लेकिन इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी पोइट एक अलग अप्रोच लिए हैं, एक अलग रास्ता पकड़े हैं अपनी पोएम में। अब सेक्शन 1 में दूसरा क्वेश्चन क्या था? डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशनड इन पोएम्स? क्या तुम सोचते हो नॉर्मली पोएम में क्रो का नाम लिया जाता है? तो आंसर क्या होगा देखो। आंसर है ही चोज ए क्रो, यानी कवि ने क्रो यानी कौवा को चुजा है अपने पोएम में। व्हिच इज नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स, कौवा को जनरली पोएम में नहीं लिया जाता क्योंकि क्रो इज ब्लैक इन कलर विथ वेरी हार्श वॉइस, क्योंकि कौवा काला दिखता है और उसका जो वॉइस है, टोन है, वो सूथिंग नहीं है, हार्श है। इज बिलीव्ड टू बी ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन, यकीन किया जाता है ये सिंबल है यानी निशानी है खराब किस्मत की। तो जवाब ये रहा नो, यानी कौवा का नाम अक्सर नहीं लिया जाता है पोएम में। और सेक्शन 1 में लास्ट क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? वो कौन सा इमेज आता है तुम्हारे माइंड में जब तुम सोचते हो कौवा के बारे में? आंसर क्या होगा देखेंगे। थिंकिंग ऑफ ए क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर्स टू आवर माइंड, यानी जब हम कौवा के बारे में सोचते हैं ये हमारे माइंड को एक डिप्रेसिंग पिक्चर लाता है, मतलब रिफ्रेशिंग नहीं है, और एक सॉरोफुल पिक्चर लाता है जो दुख भरा होता है। अब आते हैं सेक्शन 2 में। इसमें क्या है क्वेश्चंस पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आंसर ढूंढेंगे। अगेन, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? बताओ हेमलॉक ट्री क्या है? व्हाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज ए मैपल और एन ओक और ए पाइन? यानी कभी क्यों दूसरे ब्यूटीफुल ट्रीज को यहाँ नहीं ले रहे हैं अपने पोएम में? जैसे ब्यूटीफुल ट्रीज मैपल था, ओक है, पाइन है, इनको मेंशन नहीं किए, हेमलॉक को क्यों मेंशन किए? तो चलो जवाब देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? पहले इसका जवाब देखेंगे। ये रहा आंसर देखो। ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है, यानी जहर भरा प्लांट है जिसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फूल उगते हैं। और सेक्शन 2 में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और ओक और पाइन? चलो इसका आंसर देखते हैं। देखो, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड नॉट चूज टू यूज एन ओक, मैपल और पाइन ट्री। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चूज नहीं किया ओक को या मैपल को या पाइन ट्री को, इंस्टीड बल्कि ही चोज द हेमलॉक ट्री, उन्होंने हेमलॉक ट्री को चुना। एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और सारे ब्यूटीफुल ट्रीज को भूल गए जो इस दुनिया में है। एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। असल में उनका चॉइस ये रहा कि उनको प्रेजेंट करना था मूड और फीलिंग। वो कौन सी मूड? डिप्रेसिंग और सॉरोफुल मूड। हेमलॉक ट्री डिप्रेसिंग और सॉरोफुल मूड को प्रेजेंट करते हैं, और ये ब्यूटीफुल ट्रीज जैसा ओक, मैपल, पाइन ये ब्यूटीनेस को शो करते हैं, सॉरोफुलनेस, डिप्रेसिंग स्टेट को शो नहीं करते हैं, इसीलिए। अब आते हैं सेक्शन 3 में। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है चलो समझते हैं। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सॉरो, यानी पोएम में जो क्रो बर्ड है और ट्री है हेमलॉक ट्री, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जॉय का या सॉरो का? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? मतलब वो सारे बर्फ की धूल जो कौवा हिला के गिरा देता है हेमलॉक ट्री के ऊपर से, वो व्हाट स्टैंड फॉर, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो सब डस्ट ऑफ स्नो क्या है असल में? तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन था, ये क्रो और हेमलॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जॉय को या सॉरो को? नो डाउट सॉरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आंसर क्या होगा चलो डिटेल में देख लेते हैं। आंसर ये रहा, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री
रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन। क्रो और हेमलॉक ट्री ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉरो और डिप्रेशन को। फेल्ट बाय द पोइट इन दिस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो सॉरो वो डिप्रेशन जो खुद पोइट फील किए हैं ये संसार में, ये मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, यानी वस्तुवादी दुनिया में। और सेक्शन 3 की सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सारे डस्ट ऑफ स्नो। जवाब ये रहा, देखो, द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, यानी वो बर्फ़ की धूल एक सिंबल है नेचुरल जॉय की, यानी प्रकृति में जो आनंद है उसका रिप्रेजेंटेशन है, और एनर्जी यानी इस प्रकृति में, इस दुनिया में जो शक्ति है वो उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या लिखा है, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री मीन्स, यानी बर्फ़ की वो धूल जो कौवा गिरा रहा है हेमलॉक ट्री के ऊपर से, उसका मतलब ये है passing through the sad and depressing moments, the poet is entering into the time full of joy and optimism, यानी सैड और डिप्रेसिंग मोमेंट्स यानी दुख और मनस्ताप की हालत में पासिंग थ्रू, जाते जाते, जब पोएट इज एंटरिंग, द पोएट इज एंटरिंग, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, ओ की जगह डी हो गया है। पोएट जब घुस रहे हैं फिर एक दूसरे टाइम में जो आनंद और आशावादी से भरा हुआ है, इसी चेंज ऑफ टाइम को डस्ट ऑफ स्नो गिरने के साथ कंपेयर किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, क्या ऐसा कभी टाइम तुम्हारे ज़िंदगी में आया है जब तुम होपलेस और डिप्रेस फील किए हो, यानी निराशा फील किए हो। हैव यू एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे, क्या ऐसी हालत तुम्हारे साथ हुआ है जिससे तुम सैड की हालत से जॉय की मूड में तब्दील हो गए, दुख से खुशी की तरफ मुड़ गए। क्या होगा आंसर देखते हैं। ये रहा जवाब, देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल टाइम्स व्हेन टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस, ऐसा ही बहुत बार हुआ है, कई बार हुआ है जब मैं अपने आप को फील किया हूँ डिप्रेस्ड और होपलेस, यानी निराशा फील किया हूँ। समटाइम्स सच मोमेंट्स were aroused by other people's behavior and attitude and sometimes due to my own conduct, मतलब कभी कभी ऐसी टाइम आया है, मतलब पैदा हुआ है दूसरे लोगों की बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से, उनकी काम, उनकी फितरत की वजह से, और समटाइम्स कभी कभी ये मेरी अपनी कंडक्ट, अपनी बिहेवियर से ये हालत पैदा हुआ है। ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वॉज वेरी अपसेट, एक बार ये हुआ कि मैं जब अपसेट था यानी दुखी था, आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, मैं बाहर चला कुछ घूम फिर के चल फिर के आ जाऊँ। व्हाइल वॉकिंग इन द पार्क, और पार्क में मैं जब चल रहा था, आई सॉ ए गर्ल, मैं एक लड़की को देखा, प्लेइंग विथ ए पप्पी, वो खेल रहा है एक पप्पी यानी कुत्ते के बच्चे के साथ, एम्ब्रेसिंग एंड फीडिंग हिम, उसको हग कर लेता था और उसको खाना खिलाता था। दिस लिटिल जॉय दैट दे शेयर चेंज्ड माई मूड, ये जो छोटी सी आनंद मेरे नज़र में आया ये मेरे मूड को चेंज कर दिया। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश अनुभव किया, फॉर द रेस्ट ऑफ द, यानी उस दिन की बाकी टाइम के लिए। आई ऑल्सो एंजॉयड द टू एंड प्लेड विथ देम, और मैं भी उन दोनों के साथ ज्वाइन कर लिया और उन दोनों के साथ में खेलने लगा। टेक्स्ट की सारे क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कशन कंप्लीट हो गया। तो चलो कुछ MCQ यानी चॉइस बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिससे हम पोइम को और अच्छे से समझ पाएंगे। ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट, इस पोइम की पोइट का नाम क्या है। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से कौन सा सही है, ये सही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट, यानी जो बर्फ़ की धूल गिरा कवि के ऊपर, वो उनके ऊपर क्या प्रभाव डाला। ऑप्शन क्या है, इट मेड हिम एनर्जेटिक, इट चेंज्ड हिज मूड, इट मेड हिम सुपीरियर, नन ऑफ द अबव। सही आंसर ये है क्वेश्चन ऑप्शन बी, इट चेंज्ड हिज मूड। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोइट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोइम, यानी पोइम जब स्टार्ट होता है उस फर्स्ट पार्ट में पोइट की मूड क्या था। ऑप्शन रहा सैड मूड,
हैप्पी मूड, कॉन्फ्यूज्ड मूड, नॉन ऑफ द एबव। और सही आंसर है ऑप्शन ए यानी सैड मूड। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोइट, यानी कौवा क्या डाला पोइट के ऊपर। ये जवाब सही है, तुम सबको आता होगा। डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ गार्डन, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ लैंड। ऑप्शन सी सही है, डस्ट ऑफ स्नो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज। यहाँ क्रो और हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको सिम्बोलाइज कर रहे हैं। सरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, डेथ। हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं। सही ऑप्शन है ए यानी सरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, इक्वल टू क्वेश्चन है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यानी बर्फ़ की धूल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑप्शन है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नॉन ऑफ द एबव। इसका ऑप्शन तुम सोच लोगे कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो सही रहेगा, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो जो है पार्टिकल्स ऑफ स्नो वही है। ये तो लिटरली मीनिंग है, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं। हीलिंग पावर ऑफ नेचर यानी प्रकृति में जो शक्ति है हमको बदल देने में, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट। ऑप्शन दिया है एलिटरेशन, मेटाफॉर, ऑक्सीमोरन और सिमिली। सही ऑप्शन है ए यानी एलिटरेशन। ये एलिटरेशन है, कैसे है थोड़ा बता देता हूँ। इसमें दो वर्ड है, देखो हाज और हार्ट। ये दोनों वर्ड की बिगिनिंग साउंड हमको मिल रहा है ह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसको कहते हैं एलिटरेशन। जब मिनिमम दो वर्ड की बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट वाली मिले तो उसको कहते हैं एलिटरेशन, मिनिमम दो वर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, क्या बदल दिया उनको उनके मूड को। ऑप्शन है फॉलिंग अप स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, द हेमलॉक ट्री, ऑल ऑफ द एबव। ये सही आंसर है फॉलिंग अप स्नो ऑन हिज शोल्डर। जब बर्फ़ की धूल उनके कंधे के ऊपर गिरा, वो बदल दिया उनका मूड को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। ये जो गिरा उनके ऊपर उसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला जाता है। ऑप्शन है स्नो पार्टिकल्स वर टू टिनी, दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, दे फेल्ट लाइक डस्ट, दे लुक्ड लाइक डस्ट। सही ऑप्शन होगा ए यानी वो सारे डस्ट ऑफ स्नो स्मॉल पार्टिकल्स है, इसलिए इसको कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। यानी वो दो नेगेटिव क्रिएचर क्या है जो पॉजिटिविटी के लिए यूज किया गया है। ऑप्शन देख लो, स्नो डस्ट, हेमलॉक ट्री स्नो, स्नो क्रो, हेमलॉक ट्री क्रो। और कौन सा सही है, लास्ट वाली ऑप्शन सही है, हेमलॉक ट्री और क्रो। ये दोनों नेगेटिव है, लेकिन उनको पॉजिटिव वे में यूज़ किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।